हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, अभी आने वाले कुछ महीनों में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की डेट आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। ठीक है, और CUET पीजी का एग्ज़ाम है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो नेट का फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपके आने वाले कुछ महीनों में हैं। ठीक है, तो हम लोग जो MCQs सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक से बहुत सारे MCQs को देखा, ठीक है, नेट के एग्ज़ाम से पहले तक। तो आज से हम लोग फिर से उस MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, आपको MCQs के जरिए क्वेश्चंस पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या आने की संभावना है और किस प्रकार से पढ़ें हम लोग। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का ये सेशन। ठीक है, तो ये मेरे बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये तो नहीं है, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आज जो हम लोग MCQs देखने वाले हैं, ठीक है, वो किससे संबंधित है? वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। तो आज जैसे पहले वीडियोस में हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, आज भी 30 क्वेश्चंस को लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति से 30 प्रश्नों। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, वो है सी राइट मिल्स के अनुसार पावर इलीट में सम्मिलित है। ठीक है, तो बताना है क्या सम्मिलित है जो सी राइट मिल्स ने पावर इलीट के बारे में बताया था। बड़े व्यवसाय, सेना और मीडिया, राजनीतिक गुट, मीडिया और नौकरशाही, सेना, मीडिया और राजनीतिक गुट, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। तो बताइए सी राइट मिल्स के अनुसार पावर इलीट में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। ठीक है, तो याद रखिएगा पावर इलीट में इन ये लोग सम्मिलित हैं, ये सब। ठीक है, और राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में सी राइट मिल्स का नाम बहुत प्रमुखता से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव निम्नलिखित में से किससे हुआ है? ठीक है, पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव आपके ऑप्शंस हैं: मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से पृथक होकर, लोकमत का दबाव, भूमंडलीय चेतना का उभार, नवीन सामाजिक आंदोलन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, नवीन सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो जो नव सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं? वैसे आंदोलन जो मानव जीवन में फैले हुए अन्याय के प्रति नई चेतना से प्रेरित होकर जो समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभर कर सामने आए हैं। ठीक है, और जिसमें पर्यावरण संबंधी आंदोलन, नारी अधिकार आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है, इन सब रूप से ये आप लोग देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव भी इन्हीं से हुआ है, नवीन सामाजिक आंदोलन से। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे है निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? ठीक है, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन ये जो हैं, ठीक है, लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। ठीक है, और प्रेस को क्या कहा जाता है? फोर्थ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेट। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है? ठीक है, बाधा पूछा जा रहा है।
स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, राष्ट्रपति के भाषण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार जो है वो एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे चुनाव के समय में, ठीक है, या फिर सामान्य दिनों में भी जो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार होता है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ठीक है, धनबल बाहुबल का प्रयोग, ये सब क्या है? एक बाधा है, ठीक है, स्वस्थ जनमत के निर्माण में। तो ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, गलत पूछा जा रहा है। हित अभिव्यक्त करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, नीतियां लागू करना। तो बताइए इस प्रश्न में सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, केवल 4। ठीक है, नीतियां लागू करना। ठीक है, तो दबाव समूहों के बारे में ये सही नहीं है, बाकी ये 3 चीजें ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। ठीक है, दबाव समूहों से संबंधित, तो दबाव समूहों के द्वारा नीतियों को लागू नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है लाक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध निम्नांकित में से किससे है? ठीक है, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय दलीय प्रणाली, भाषाई नियोजन, किसान लामबंदी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो यह जो सूचकांक है वो देश की पार्टी प्रणाली में राजनीतिक दलों को एक समायोजित संख्या प्रदान करती है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, कौन सा इंडेक्स है और इसका संबंध किससे है। अगले प्रश्न में है, किसने इस स्थापित मत को स्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया? रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट मैकेंजी, टोनी ब्रेन या फिर मोसे ऑर्गेन्स्की, ऑस्ट्रोगन्स्की। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉबर्ट मैकेंजी। ठीक है, तो इन्होंने अब एक लेख लिखा था, तो वो लिख लीजिए आप लोग। इन्होंने लेख लिखा था पावर इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, इनके द्वारा यह एक लेख लिखा गया था। ठीक है, इसी में इस स्थापित मत को उन्होंने अस्वीकार किया। ठीक है, अस्वीकार किया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार, ये थोड़ा आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, डुवर्जर, ठीक है, के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली निम्नलिखित में से किससे उभरकर आई है? प्रतिनिधिक संसदीय प्रणाली, एकरूप राजनीतिक व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, तो डुवर्जर ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम आप लोग लिख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक, और इसमें उन्होंने दल पद्धतियों और निर्वाचन प्रणालियों में घनिष्ठ संबंध माना है। ठीक है, तो जो दल पद्धति होता है और निर्वाचन प्रणाली, इनमें उन्होंने बहुत एक घनिष्ठ संबंध दिखाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है। ठीक है, सदस्यों और मतदाताओं के विचारों के प्रति अपनी बात रखना, समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्मित करना, राजनीतिक शिक्षा और समाजीकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, पहला है कैडर पार्टी जर्मनी में नाजी पार्टी, जनपुंज पार्टी इंग्लैंड में लेबर पार्टी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, प्रतिनिध्यात्मक पार्टी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। तो बताइए इसमें से सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक पार्टी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी। ये गलत है। ठीक है, तो जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी है वो संवैधानिक पार्टी नहीं है। ठीक है, और बात की जाए प्रतिनिध्यात्मक पार्टी के बारे में, ठीक है, तो बड़े राज्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जो सबसे बड़े बड़े राज्य हैं उनके लिए ये सही है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने के कारण, ठीक है, जो प्रत्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वो अपनाना संभव नहीं है। तो खैर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी, संवैधानिक पार्टी ये मेल नहीं करता है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं, और ये बड़े राज्यों में होता है, तो याद रखिए बड़े राज्यों के लिए सही है। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है यानी गलत है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, एक व्यक्ति पर एक से अधिक समूह में शामिल होने पर कोई रोक न होना, चुनावी राजनीति में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, देश के शासन में कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं, राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल न करना, विधानसभा में कोई सदस्यता नहीं। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में जो गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल न करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो हित समूह क्या होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे संगठन होते हैं जिनका निर्माण जो है वो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि उनका मेन तो यही रहता है कि वो राजनीतिक दबाव ही करना चाहते हैं। ठीक है, ये सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल तो नहीं होते हैं, किंतु राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया। पहला ऑप्शन है सिगमंड न्यूमत्र, ऑटो किरचेमर, एंथनी डाउन्स, जी सार्टोरी। तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑटो किरचेमर ने कैचॉल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन से आरेंड लीचफर्ट द्वारा वर्णित दल व्यवस्था के प्रकार हैं। ठीक है, तो आरेंड लीचफर्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो उन्होंने जो दलीय व्यवस्था के प्रकार बताए हैं, ठीक है, उनमें से कौन है ये बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, समायोजनशील दलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से ऑप्शंस हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था और तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। तो 3 प्रकार के दलीय व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है, बाधा के रूप में। ठीक है, स्वतंत्र मीडिया, नागरिक उदासीनता, लोकतांत्रिक सरकार या फिर राजनीतिक दल। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागरिक उदासीनता। आप लोग जानते हैं यदि नागरिक उदासीन रहेगा तो लोकमत जो है वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जब नागरिक उदासीन रहेंगे, ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में वो अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से कहा जाता है ये एक बाधा के रूप में काम करता है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारा रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। ये पूरा स्टेटमेंट है, फिर से पढ़ देता हूँ। राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। किनके द्वारा यह कथन कहा गया? लॉर्ड ब्राइस, ठीक है, हैरोल्ड लॉस्की, गिलक्राइस्ट या लीकॉक? तो बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैरोल्ड लॉस्की। ठीक है, तो लॉस्की ने यह कथन कहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किसने प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है? ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे है प्रभावों के बहुआयामी प्रवाह। इसके बारे में चर्चा किनके द्वारा राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन है आमंड एवं वर्बा, ठीक है, फिर है गस एवं ऑल्टॉफ, पीटर मर्कल, एरिक्सन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आमंड एंड वर्बा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है। भारत विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, यूएसए दोहरी नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप, स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। तो बताइए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो क्या सही जवाब होगा ये बताना है आप लोगों को। सही सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखें, भारत विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, क्या ये सही है? तो हाँ, ये तो सही लग रहा है। यूएसए दोहरी नागरिकता है, यहाँ पे यूएसए में दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, तो यूएसए में जैसे नहीं, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे स्टेट्स, ठीक है, उनकी अलग नागरिकता होती है और जो एक तरीके से कंट्री की अलग नागरिकता होती है, तो ये तो होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप और स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब देखें तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए, बी नहीं सी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, एक सेकंड में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सी में ये सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सरकार का संघात्मक स्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ पे एकात्मक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा संघात्मक। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। और भारत में सही है, यूएसए सही है, स्विट्जरलैंड सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे ये मिलाने के लिए पूछा गया है हमें। देखिए यहाँ पे चिंतक और पुस्तक से मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पैरेटो अल्पतंत्र की लोह नियम, मॉस्का अभिजन वर्ग का संचरण, मिचेल्स द रूलिंग क्लास, सुम्पीटर कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो बताइए इसका सही जवाब यहाँ पे क्या क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले पैरेटो के बारे में देखते हैं। तो पैरेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अभिजन वर्ग का संचरण इनके द्वारा लिखा गया है। तो ए का तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2। देखिए एक ही ऑप्शन पता होने पे आपको सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 3 मैच कर लीजिए। द रूलिंग क्लास मॉस्का का है, मिचेल्स सी का 1 अल्पतंत्र का लॉ नियम जिसको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की भी कहा जाता है। सुम पीटर जो है उन्होंने क्या लिखा है? कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इन सभी को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी किसी प्रकार में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किसके अनुसार शासन करने वाला अभिजन स्वयं जिन सिंह के समान अथवा लोमड़ी के जैसे विशिष्ट लक्षणों को धारण करता है के द्वारा अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसको दीर्घ स्थायित्व प्रदान करता है? तो किन्होंने यह कहा है ये स्टेटमेंट? गेटानो मोस्का, वेल्फ्रेड पैरेटो, रॉबर्ट माइकल्स, C.W. राइट मिल्स। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेल्फ्रेड पैरेटो ने यह स्टेटमेंट दिया है। बस इसको याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है,
विश्वास, भ्रष्टाचार, भावात्मक अभिवृत्ति, मूल्य। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, भ्रष्टाचार। ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग होता है और एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण समाज का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जा सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, तो राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो विश्वास हो गया, ठीक है, भावात्मक अभिवृत्ति हो गया, मूल्य हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है? ठीक है, जिसको न्यू सोशल मूवमेंट भी कहा जाता है। तो बताइए क्या होगा? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, नव मध्य वर्ग या उच्च वर्ग? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नव मध्य वर्ग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। और इनका जैसे नवीन सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति यदि के बारे में बात की जाए तो 1960 के दशक में, ठीक है, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उनसे हुआ था, जो ये नवीन सामाजिक आंदोलन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से माना जाता है 1960 के दशक में। ठीक है। और इन भारत में भी बात की जाए तो सक्रिय नवीन सामाजिक आंदोलन हुए हैं। जैसे आप बात करें लेबर मूवमेंट की, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की, ठीक है, या फिर कृषि अधिकार आंदोलन की। ठीक है, तो ये सब हुए हैं। और जो नवीन सामाजिक आंदोलन होते हैं वो सामान्य तथा वामपंथी विचारों की ओर झुकाव रखते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? ठीक है, किसका अर्थ? राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर। तो देखिए, ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और सबसे पहले 1856 में आमंड द्वारा इस अवधारणा का प्रयोग किया गया था पॉलिटिकल कल्चर का, तो याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है? ठीक है, लुशियन पाई, CF ब्लैक, डेनियल कारमानी या गैब्रियल आमंड? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, CF ब्लैक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का संकेतक होता है जो एक कृषि आधारित समाज या अविकसित समाज जो है उसको तुलनात्मक रूप से सक्षम और सक्रिय सरकार वाले औद्योगिक समाज में बदलने हेतु जोड़ते हैं। ठीक है, और यह जो प्रक्रिया है वो औद्योगिकरण और शहरीकरण का समर्थन करती है। इसको ध्यान में रखना आप लोगों का। ठीक है, तो CF ब्लैक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? रॉबर्ट माइकल्स, जेम्स बर्नहम, विल्फ्रेड पैरेटो, हीगल? तो बताइए किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स बर्नहम। ठीक है, ये एक अमेरिकन दार्शनिक थे और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक है, और इन्होंने ही अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का एक तरीके से प्रयास किया है। ठीक है, तो इन्होंने एक अपनी बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, वो याद कर लीजिए आप लोग, दी मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है दी मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। ये 1941 में आया। ठीक है, और इसी बुक में उन्होंने जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है उसके भविष्य के बारे में अपने विचार उन्होंने दिए। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और उनकी फेमस बुक है जिसका नाम है दी मैकियावेलियंस। ठीक है, मैकियावेलियंस।
मैकियावेलियंस, ठीक है। यह पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है 1943 में। तो याद रखिएगा ये 2 बुक उनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे है, हमें मैच करना है पुस्तक है और लेखक है। देखिए, सोशलिज्म ई बार्कर, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस टीबी बोटेमोर, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी आर एडल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बर्नार्ड क्रिक, ठीक है। तो हमें चूंकि मैच करना है तो बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, खुद से कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए, सबसे फेमस जो बुक है वो आप लोग जानते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये रॉबर्ट डहल की लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, ठीक है। इसके अलावा सोशलिज्म जो है यह लिखा गया बर्नार्ड क्रिक के द्वारा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी लिखा गया है टीबी बोटेमोर के द्वारा, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन सभी को नोट्स कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है, ठीक है। तो कौन इससे संबंधित नहीं है, पैरेटो, मॉस्का, मोंटेस्क्यू या मिचेल्स। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू। हम लोग जानते हैं मोंटेस्क्यू को किनका जनक माना जाता है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जिसको पावर ऑफ सेपरेशन भी कहा जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। इनके जनक के रूप में वो जाने जाते हैं, और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज। यह बुक उनके द्वारा लिखी गई है, यह बहुत फेमस बुक है। तो याद रखिएगा यह बुक 1748 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और बाकी जितने लोग हैं, पैरेटो, मॉस्का, मिशेल्स, यहाँ पे ये सभी लोग अभिजनवादी सिद्धांत के अनुयायी हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा सही जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो गलत जोड़े का पहचान करना है। पहला है मॉस्का, द रूलिंग क्लास, पैरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिशेल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लिपसेट है वेल्थ ऑफ नेशंस। यहाँ पे बताइए क्या सही जवाब होगा, यहाँ पे कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशंस नहीं। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया था, आप लोग जानते होंगे, यह लिखा गया था एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है, ना कि लिपसेट के द्वारा। तो याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखा है, और बाकी जो हैं वो सही हैं तीनों, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में से द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, ये टोटल बुक का नाम है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स। यह पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे है मंचूर ऑल्सन, ठीक है, चिल्स लिंडब्लॉम, नेल्सन पॉल्सबी या ए बेंटले। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मंचूर ऑल्सन, इन्होंने यह बुक लिखा है। तो इस बुक को याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है। एडमंड बर्ग, जोसेफ डी माइस्ट्रे, फ्रेडरिक जेम्सन, जॉन फ्रेको लियोटार्ड। तो बताइए किनके द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, एडमंड बर्ग, ठीक है। इन्होंने समाज में शिष्टाचार के साथ सद्गुणों और राज्य के नैतिक स्थिरता और भलाई के लिए धार्मिक संस्थानों के महत्व के समर्थक के रूप में ये उभर करके आए। और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, उसका नाम याद कर लीजिए आप लोग, अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, अ विंडिकेशन ऑफ
नेचुरल सोसाइटी, यह बुक उनके द्वारा लिखा गया, तो याद कर लीजिए इस बुक को, ठीक है। और इन्होंने इन सब चीज़ के बारे में बात की है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नांकित में से दी रिवोल्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, पुस्तक का लेखक कौन है? द रिवोल्ट ऑफ द मासेस, मासेस जिसको बोलते हैं इस तरीके से होगा मासेस, ठीक है। विल्फ्रेडो फ्रेडरिको डोमासो पेरेटो, जॉस ऑर्टेगा वाई गैसेट, जोसेफ शुम्पीटर या रॉबर्ट मिशेल्स। इसका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉस ऑर्टेगा वाई गैसेट। तो ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने ये जो बुक लिखी थी 1929 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चंस आज इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग पिछले हर एक आप यदि हमारे चैनल को पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, बहुत सारे MCQs पड़े हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में, वो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप PGT की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को रेगुलरली विजिट करिए। हमारे यहाँ पे रेगुलरली आपको कंटेंट दिए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।